बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मनी टेलर्स की जानिब से हम आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की इस वीडियो में जो कि 14 अगस्त 2022 की है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले लेकिन आपको जश्न आज़ादी मुबारक। उम्मीद है कि ये जो पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है, ये हकीकी आज़ादी यानी हमारे लिए एक फ़िनांशियल और जो बाकी जो हमारे जो मसाइल हैं उनसे हल की तरफ आज़ादी का एक सफ़र और उसकी एक नवीद लेके आएगी। तो आज की वीडियो में हम ने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। लोकल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, फ़िनांस से रिलेटेड जो मार्केट्स की न्यूज़ हैं, जो मार्केट्स को इफ़ेक्ट करने वाली न्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा मार्केट्स की सिचुएशन पिछले पूरे हफ़्ते में क्या रही, क्रिप्टो मार्केट में क्या सिचुएशन डेवलप हुई, ओवरऑल ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया और ऐसा क्यों चल रहा है, और क्रिप्टो के अंदर स्पेशली हमें क्या नज़र आ रहा है आगे, आगे की फोरकास्ट क्या है, और न्यूज़ के बेस पे हम आगे क्या डेवलपमेंट्स होता हुआ देख रहे हैं, उन सबको भी हम इंशाल्लाह गेज करेंगे। बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं हम अगला जो सबसे पहले जो हमारा सेगमेंट है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मनी टेलर्स का, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस टाइमली पहुंच सकें। चलते हैं जी, बात करते हैं। सबसे पहले हम जो पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ हैं और जो बिगर पिक्चर है, जो पॉलिटिकल और मेनली फिनांस से रिलेटेड न्यूज़ हैं, बिज़नेस न्यूज़ हैं, उसके ऊपर सबसे पहले हमारे पास जो ख़बर है वो है जनाब कि आपको पता है कि यूएस डॉलर जो है वो कंटिन्यूसली वीक हो रहा है अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीज़। पाकिस्तानी रुपीज़ ने एक दफ़ा मज़ीद स्ट्रेंथ पकड़ी है। जो ओपन मार्केट से हमारे पास ख़बर आई है, कल की जो ओपन मार्केट में ट्रेडिंग हुई, ऑल दो इंटरबैंक का आपको पता है कि जो सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे ऑफ होता है, लेकिन ओपन मार्केट में ट्रेडिंग हो रही होती है। तो ओपन मार्केट में 210.50 के ऊपर बाइंग चल रही थी 13 अगस्त यानी कल के दिन। तो आपको याद होगा कि 29 जुलाई के करीब जो है वो तकरीबन पीक टाइम आया था, जब इंटरबैंक में भी जो यूएस डॉलर था वो तकरीबन 240 को टच किया था। सो 240 की जो पीक थी ये इंटरबैंक की थी, लेकिन ओपन मार्केट में भी उस वक़्त भी जो है वो 250 के करीब ट्रेड हो रहा था। सो ये जो सेगमेंट था, यहाँ से जब ड्रॉप होना शुरू हुआ, आपने देखा कि तकरीबन 1 हफ्ता कह सकते हैं, 28 जुलाई 29 जुलाई को ये प्राइस थी, 29 जुलाई से ये प्राइस कंसोलिडेट होती है और तकरीबन आई थिंक 3 अगस्त तक जो है वो इसी रेंज में चलती है। और तकरीबन 3 अगस्त को 238 की रेंज में चल रही होती है इंटरबैंक में। और ये कोई बड़ी नहीं, इसमें फ्लक्चुएशन हो रही होती है ऊपर नीचे। तकरीबन 5 दिन आप देख सकते हैं बनते हैं यहाँ से लेके 29 जुलाई से 3 अगस्त तक। सो अब सिचुएशन ये होती है, नेक्स्ट ये होता है कि यहाँ से जो है वो फिर स्टीप ड्रॉप स्टार्ट होता है। और आपने देखा कि जो इंटरबैंक क्लोजिंग लास्ट आई थी वो ऑलमोस्ट 215 के ऊपर, रफली 215 की रेंज में आई थी। तो ये जो थी ये फ्राइडे वाले दिन था, यानी आप कह सकते हैं 12 अगस्त। ठीक है जी। और आप देखें 3 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक इसके अंदर जो है तकरीबन 23 रुपए की कमी आई। ये खुशाइन बात है एक तरफ, दूसरी तरफ ये एक बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है कि मार्केट में किस कदर मैनिपुलेशन है। और जो एक सिचुएशन है, मेरे ख्याल में जिन लोगों ने यहाँ इस प्राइस के ऊपर एलसीज़ खोली होंगी, जिन इम्पोर्टर्स ने, एक्सपोर्टर्स ने, उनके सिचुएशन क्या होगी इस वक़्त। और उसके अलावा जो लोकल्स हैं, जिन्होंने शायद इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से या उन्होंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ख़रीदा होगा, उनकी सिचुएशन क्या होगी। यहाँ पे हम आपको ज़्यादा हम इसकी डिटेल में से नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन जो है वो क्या रही है। तो बहरहाल हमारी फोरकास्ट आपको पता है कि क्या है। हमने एक वीडियो, स्पेशल वीडियो की थी आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले। तो हमने उसमें कहा था कि 180 से 190 के दरमियान में डॉलर को होना चाहिए। वो जो था वो इमीडिएटली डेफिनेटली ये नहीं था, क्योंकि बहुत सारे मैक्रो उस वक़्त इकोनॉमिक जो सिचुएशन और चैलेंजेस थे। और फिर आपने देखा कि आहिस्ता-आहिस्ता डॉलर
इसी तरफ, और अभी मार्केट में तभी तकरीबन हर कोई यही बात कर रहा है। वीडियो का लिंक जो है वो हम यहाँ पे आपके लिए दे रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं कि हमारी फ़ोरकास्ट क्या थी, और उस फ़ोरकास्ट को और उसकी हमने पूरी डिटेल में बताया है कि ऐसा क्यों होना है, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो इसलिए जो है वो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें कि ये डॉलर और कैसे वर्क करता है, पाकिस्तानी रुपीस की जो फ्लक्चुएशन है वो कैसे होती है। चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारे पास खबर है जी, जापानीज़ जो बीपीएस इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और जो बाकी की स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भी थे, उनसे मुलाकात की है। फिनांस मिनिस्टर भी थे, और उन्होंने जो था तकरीबन $1 मिलियन पाकिस्तान की डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और जो सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करने का प्लान जो है वो शेयर किया है। मज़ीद डिटेल्स किन सेक्टर्स में एग्ज़ैक्टली वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आई। खुशाइंद बात है जी, अच्छी खबर है। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, नॉट के लोन्स और जो भी आप उसको बीक कहें, जो भी कहें उसको व्हाट्सएवर, वी वांट टू अवॉइड दैट। एक और खबर है जी, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए यानी कि साइन हुआ है। इसका जो बुनियादी मकसद होता है वो ट्रेड में फैसिलिटेट करना होता है। इससे और ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता। इम्पोर्टेंट है कि जब ये पीटीए साइन होता है किसी भी 2 कंट्रीज़ के दरमियान, तो उसमें फिर ये देखना होगा कि वो क्या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। हमारे पास वही पुरानी आइटम्स हैं, क्या हमारे पास कुछ न्यू, हमने पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी न्यू लाइन आइटम्स ऐड की हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक्सपोर्ट को देखना है कि हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ टर्की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है इस वक़्त, आपको पता है, फूड और बाकी आइटम्स में, और वो मिडल ईस्ट को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। तो अगर हमने टर्की से इम्पोर्ट करनी है, तो फिर तो ये बहरहाल हमारी इकॉनमी के लिए कोई अच्छा नहीं है। अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो ही हमें फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट लेगी, कुछ इसके अंदर जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो इसको देखेंगे। मिज़ान बैंक ने जनाब जो एचबीएल और यूबीएल के कंबाइन जो सेकंड क्वार्टर के प्रॉफिट है उसको बीट किया है। आप देखें कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रही। जो लोग हमारी न्यूज़ को और हमारे चैनल को फॉलो करते हैं वो यकीनी तौर पे जानते हैं कि एमईबीएल मिज़ान बैंक की हमारी कॉल थी। ऑलमोस्ट आई थिंक इट वाज़ अराउंड 110 या 112 की रेंज में उस वक़्त प्राइस यार डंप हुई थी, प्राइस डाउन थी। हमने बाइंग कॉल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमने 130 के ऊपर जाके प्रॉफ़िट अपना बुक कर दिया हुआ है। हम अभी वेट कर रहे हैं कि जो थोड़ा-सा मार्केट जो है वो क्लैरिटी आए कि क्या मार्केट इसी रेंज में रहेगी। मार्केट बुलिश सेगमेंट जो है वाक़ई स्टार्ट हो गया, तो फिर हम इसमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें ₹18 का प्रॉफ़िट है, और ये तकरीबन अगर आप पर शेयर के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो अगर किसी ने ये 100 शेयर भी लिए हों तो 1800, आई मीन इट इज़ रीज़नेबल इन टर्म्स ऑफ कोर्स विदिन द टाइम। और इसका टाइम पीरियड अगर आप नोट करेंगे तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं है, ये सिर्फ 2 से 3 हफ्ते के दरमियान का ये गेन है, और ये एक स्टॉक के अंदर एक रीज़नेबल गेन है 10% का रफली। तो उसमें ये चीज़ हम बता सकते हैं, इसकी वजह ये जो इम्पोर्टेंट है कि बैंकिंग सेक्टर में हमने सिर्फ एमईबीएल को ही क्यों चूज़ किया। उसके 2 फैक्टर्स आपके ज़हन में होने चाहिए। एक जो था जो शरिया कंप्लायंट का जो इश्यू चल रहा था, और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अकॉर्ड ऑन जो इंटरेस्ट के हवाले से था, सूद के हवाले से था, वो था। और उसमें डेफ़िनेटली मिज़ान बैंक को बहुत ज़्यादा एज हासिल था। एचबीएल और बाकी जो दीगर बैंक्स थे उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे भी एक कैंपेन चली कि वो जो है उसको उसकी रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं, उसके लिए रिव्यू के लिए कह रहे हैं कि जी उसको सूद को जायज़ करार दिया जाए, जो भी उसको आप कह लें। तो वो जो सेंटीमेंट था उसने डेफ़िनेटली उनका कंज़्यूमर बेस को अफ़ेक्ट किया। पर्सनली आपका रिलीज़ पर्सपेक्टिव के एक साइड को रख के अगर देखें, तो आप उसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो उसका डेफ़िनेटली जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी था वो मिज़ान बैंक ही होना था, और वो आपने देखा कि उनके प्रॉफ़िट की सूरत में सामने आया। ये एक की फैक्टर मेरे ख़्याल में है। ऑफ़ कोर्स उसकी जब हम फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो उसमें हमें मज़ीद डिटेल्स भी मिलेंगी, और भी शायद कुछ फैक्टर्स सामने आएँ। चल नेक्स्ट जो है वो जनाब नेपरा के हवाले से खबर आएगी कि इलेक्ट्रिक में जो है वो अलाउ कर दिया है जी 11.389 पर यूनिट जो जून के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्जेस हैं एफसीए उसकी मद में। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि बाकी भी शायद प्राइसेस बढ़ाएं,
और ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस मज़ीद पर यूनिट बढ़ेंगी, क्योंकि एक यूनिफाइड टैरिफ की तरफ पेशकदमी की जा रही है कि पूरे मुल्क में जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे वो कि इलेक्ट्रिक है, लेस्को है, पास्को है और डेस्को है, वगैरह वगैरह, तो वो सारे जो हैं वो एक यूनिफाइड टैरिफ के ऊपर आ जाएँ, ताकि उनके दरमियान जो है प्राइसेस के ऊपर एक जैसी रहें पूरे मुल्क में। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। बहरहाल ऑलरेडी के इलेक्ट्रिक की तरफ से आ चुका है। ऑयल रिफाइनरीज़ जो हैं उनकी तरफ से जो है वो एस्टिमेट्स जो हैं वो पेश किए गए थे ओगरा को। ओगरा ने एक समरी जो है वो भेजी है कैबिनेट की तरफ। आपको पता है कैबिनेट अप्रूवल देगी। जो पेट्रोलियम की प्राइसेज़ हैं वो तकरीबन एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि शायद तकरीबन ₹16.5 16.48 पर रुपीज़ पर लीटर जो है वो 16 अगस्त से बढ़ जाएँ। तो 1-2 दिनों में, आज 14 अगस्त है, कल तक मेरे ख़्याल में ये डिसीज़न हो जाएगा। कल रात को अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो फिर आपको जैसे पता है तो उसमें ये बढ़ने के इम्कान है। उसकी वजह ये है कि ऑयल रिफाइनरीज़ की तरफ से ये प्रपोज़ल गया है, क्योंकि वो उनकी एक अपनी इश्यूज़ हैं, उनके भी मसले हैं। जिस तरह से इससे पहले जो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, ओएमसीज़ हैं, उनकी तरफ से जो गया था उसके ऊपर भी बात हुई। आपने देखा उसकी जो मार्जिन्स हैं उसकी वजह से भी कुछ पेट्रोलियम प्राइसेस जो थी वो एडजस्ट हुई। तो ये एक और ऑयल रिफाइनरीज़ की तरफ से भी एडजस्टमेंट सामने आ रही है। सऊदी अरेबिया ने जो है वो $3 बिलियन का जो डिपॉज़िट रखा हुआ है पाकिस्तान में। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। शायद कुछ लोग समझ रहे हैं कि कुछ नया $3 बिलियन आ रहा है। नहीं, ये बहुत पुराना $3 बिलियन है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास एज़ ए गारंटी पड़ा हुआ है, कि जो शो कर सकता है अगर इंटरनेशनल उन्होंने कोई उसके अगेंस्ट चीज़ लेनी हो। ये वो यूज़ नहीं कर सकता, बट इट इज़ जस्ट टू शो ऑफ। तो ये $3 बिलियन की फैसिलिटी जो थी इसको लिंक किया गया था आईएमएफ के साथ, कि आईएमएफ जो है वो अगर आपकी अप्रूवल दे देती है, आईएमएफ की बैक पे है, देन जो है वो हम आपको ये रिन्यू कर देंगे। ये फैसिलिटी जो है यानी ये जो पैसे जो वापस उन्होंने लेने थे, शायद अब ये खबरें ये आ रही हैं कि ये जो है वो एज़ इट इज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पड़े रहेंगे। ये फैसिलिटी रिन्यू हो जाएगी, और ये एज़ रिज़र्व्स जो हैं वो आपके पास रहेंगे। चूँकि आपको पता है कि आईएमएफ के हवाले से ऑलरेडी आपके पास न्यूज़ है, कन्फर्मेशन है ऑलमोस्ट, के लेटर ऑफ इंटेंट जो है उनकी तरफ से इश्यू कर दिया गया, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से भी ये कन्फर्म किया गया है कि एलओआई रिसीव कर लिया गया है, व्हिच इज़ पॉज़िटिव, जिसने मार्केट को इस डायरेक्शन में आगे पॉज़िटिवली मूव करना स्टार्ट कर दिया है। आईएमएफ सेज़ के जी सब्सिडरीज़ वाला का खाता जो है वो बंद करें। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि जो एनर्जी प्राइसेस हैं स्पेसिफिकली, चूँकि एक्सपोर्ट को हमने सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एनर्जी के अंदर कुछ सब्सिडीज़ दी जाएँ, ताकि वो रीजनली कम्पीट कर सकें। हाउएवर आईएमएफ की तरफ से इसको एक कह लें कि शटअप कॉल दे दी गई है। ये कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है उसी के ऊपर आपको रहना होगा, उसी के हिसाब से चलना होगा। नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर एक्सपोर्टर्स। और जो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए, उनके लिए अगर अब सब्सिडी नहीं मिलती उनको, और एनर्जी प्राइसेस उनकी हाई रहती हैं, तो डेफ़िनेटली उनके लिए रीजनल कंपटीशन करना काफ़ी मुश्किल होगा, और ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो कि ऑलरेडी हो रही है। आपको पता, एक और न्यूज़ है जो मरसक ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, उन्होंने सी एंड एफ एक्सपोर्ट्स, यानी जो प्रीपेड एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान से, वो जो है उनको कह लें कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, वो अब नहीं लेंगे सी&एफ की बेस के ऊपर। इससे जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक्चुअली ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। उसकी वजह जो है वो अब सिंपल सी है समझने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ख्याल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो शिपमेंट्स पाकिस्तान से भेजी जाती हैं, और उसके नतीजे में चाहे वो फ्रेट की सूरत में, या कस्टम्स की सूरत में, या किसी भी और सूरत में, अगर वो जो भी उनके पास रेवेन्यू आना होता है, और वो रेवेन्यू आपको यूएस डॉलर्स में रिसीव होना होता है, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री से आ रहा होता है, तो वो जो है जब वो प्रीपेड हो जाता है, तो वो बेसिकली जो करेंसी है वो नहीं आती। तो उस इसके लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जिसकी बाद जो है वो इसको डेफिनेटली अब वो इस रिस्ट्रिक्शंस के बाद मरसक की तरफ से ये कहा गया कि वो इसको कैरी नहीं करेंगी, ऐसी कोई भी शिपमेंट्स। सो कंडीशंस अब चेंज होंगी, डिफरेंट कमर्शियल टर्म्स के तहत वो अब अगर कैरी करना होगा तो वो चीज़ें कैरी करेंगी। ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर चलते हैं जनाब जल्दी से। ग्लोबल न्यूज़ में सबसे पहले राकेश झुनझुनवाला की अफसोसनाक खबर है जनाब। इंडिया के वारन बुफे हैं, आपको पता है, जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, ट्रेड करते हैं, वो जानते हैं 62 की एज के ऊपर उनकी डेथ हो गई है। तो फॉर बिज़नेस कम्युनिटी डिफरेंट न्यूज़, मेरे ख़्याल में उनके पास उस
बिज़नेसमैन से आपने अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से सीखना हो तो बहुत कुछ है। नेक्स्ट हमारे पास जी न्यूज़ है जी, यूएस प्रोड्यूसर्स जो स्पेशली एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी जो एक प्राइसेज़ हैं वो नीचे गई हैं। आपने देखा इस पूरे हफ्ते में बहुत कुछ हुआ है, जहाँ पे ट्रम्प की हाशिया जो एक उनके आउटस्कर्ट्स में थी, जो उनकी प्राइवेट वहाँ पे रेड हुआ एफबीआई का। उसके अलावा और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, वो हम देखते हैं। यूएस में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई बेसिकली, जिसने पूरी मार्केट्स को, लोकल मार्केट्स को और इंटरनेशनल मार्केट्स को भी इम्पैक्ट किया। अच्छा जी, इसमें जो एक चीज़ जो है वो देखने वाली है, वो ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो भी इससे स्लो डाउन हुई है, इसका एक इम्पैक्ट किया है। अब इसका इम्पैक्ट कंज़्यूमर ग्रोथ प्राइसेस जो हैं जुलाई के लिए वो देखें, वो भी अनचेंज रही हैं। और अगर आप मज़ीद जो हम नेक्स्ट न्यूज़ में हम देख भी लेते हैं कि फेड की जानिब से जो है वो 50 बीपीएस हाइक की सितंबर की जो है वो आ रही है। आपको पता है कि लास्ट जो था वो 75 बीपीएस का ऊपर आया था फेड की तरफ से। सो ये जो फैक्टर है, इससे जो है वो यूएस की प्रोडक्टिविटी के जो एनुअल ड्रॉप थी वो तो खैर है ही है। वो तो डेफिनेटली जब एनुअल लेवल पे देखेंगे तो सेकंड क्वार्टर में वो हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। और यही वो ये सारी जो इंडिकेटर्स हैं वो इससे कनेक्टेड हैं। तो उस इसका जो ओवरऑल मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है। अगर आप बात करें स्टॉक्स की, अगर आप बात करें क्रिप्टो की, ओवरऑल पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि इसका पॉजिटिवली इसको लिया गया है। क्या ये बुल रन स्टार्ट हो गया है? क्या ये मार्केट रिकवरी स्टार्ट हो गई? ये एक बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। मुख्तलिफ लोगों के भी मुख्तलिफ राय है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जस्ट शॉर्ट टर्म रिलीफ है, चूंकि जो सिलेक्शंस नवंबर में आ रहे हैं तो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में इसको भी देखा जा रहा है। तो अभी देखने के लिए बहुत कुछ है। अगले कुछ महीने जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त का महीना, सितंबर का महीना प्रोबेबली मार्केट की डायरेक्शंस को डिसाइड करेगा कि अगला 1.5-2 साल मार्केट्स दोबारा से क्या बूम करने जा रही हैं, या फिर मुश्किल सूरत हाल जो है वो कंटिन्यू रहेगी। एक रिसेशन की जो सूरत हाल है वो कंटिन्यू रहेगी। फॉर द शॉर्ट टर्म इट इज़ ए रिलीफ, और उसी के ऊपर इस वक्त मार्केट चल रही है। मेड इन अमेरिका का एक बिल जो है वो साइन किया है जो बाइडेन, जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से। और उनका मकसद जो है वो चाइनीज़ कंपनीज जो हैं उनको, चिप मेकिंग जो कंपनीज है स्पेशली, चूंकि चाइना की मेजर इंडस्ट्री है, उसको कम्पीट करने का इरादा है। देखते हैं ये कैसे आगे चलता है। वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर यूएस मार्केट डेफिनेटली। बॉन्ड मार्केट्स देखें आप, अंडर प्रेशर रही हैं इस हफ्ते में। इन्वेस्टर्स का फोकस जो है वो फर्दर जो है टाइटनिंग के ऊपर है कि इसके ऊपर जो मज़ीद जो है वो टाइट किया जाए इंटरेस्ट रेट के हवाले से। और शायद वो जो एक बीपीएस की जो बात हो रही है उसके हवाले से भी देखना होगा कि कैसे आगे ये मामला चलता है। एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो इंडिया में है वो 5 मंथ लोअर के ऊपर फाइनली आया है। अगर आप बात करें तो जून में जो था वो 7.01% था। जुलाई के अंदर जो है वो 6.71% रिकॉर्ड हुआ है। पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में 0.08% डिक्रीज हुआ है। सो ये जो है आप देखें, जो यूएस में इन्फ्लेशन अगर स्लो डाउन हुआ है तो उसको आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में उसका अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में भी जब हम मार्केट्स में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि उसका कैसे इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसको आप ज़रा ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखें। ये जो मैक्रो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन आपको डिसाइड कर रही होती है, ओवरऑल डायरेक्शन बता रही होती हैं। अब डिफरेंट जब मार्केट के आप फंडामेंटल जो मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ हैं उसको जब टेक्निकल्स के साथ मिला के देखते हैं, देन यू हैव ए सक्सेसफुल ट्रेड। तो इसलिए ये जो वीडियोस होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये समझने के लिए कि अगर हम इस तरफ इस वक्त हमें किस तरफ को मूव लेना है, शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, और किस टाइम फ्रेम पे करना है, ये हमें चीज़ें इन न्यूज़ से पता चलती हैं। यूएस जॉबलेस क्लेम्स हाईएस्ट सिंस नवंबर। तो यूएस में जो आपको पता है कि जो जॉबलेस लोग होते हैं उनकी जो वो क्लेम करते हैं वो नवंबर के बाद जो है, लास्ट ईयर नवंबर के बाद इस मंथ में जो है वो हाईएस्ट आया है। सो जॉबलेस लोगों की तादाद यानी बढ़ी है। अ, शायद ये जो है फैक्टर, शायद इसी वजह से जो है 50 बीपीएस के ऊपर बातचीत हो रही है। इंटरेस्टिंग बात करते हैं आगे। वीडियो को काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो हम आगे चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। सबसे पहले हम ज़रा फॉरेक्स मार्केट के ऊपर नज़र डालते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो DXY है वो वीकली नेगेटिव रहा है, क्योंकि ओवरऑल करेंसीज जो है बाकी वीकली उन्होंने गेन किया है, मंथली भी उन्होंने गेन किया है, विच इज़ गुड फॉर अदर करेंसीज डेफिनेटली यूएस डॉलर के अलावा। अगर आप बात करें, यूरो ने 0.7% इस 0.77% इस वीक में गेन किया है। जी ब्रिटिश पाउंड ने 0.56% गेन किया। ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर ने आउट परफॉर्म किया है ऑलमोस्ट 3%।
और 3.65% देखें आपने इस वीक में गेन किया। लास्ट डे में आप देखें कुछ मिला-जुला रुझान है, लेकिन अगर वीकली बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, यूएस डॉलर के अगेंस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग रही हैं। इस पाकिस्तान करेंसी ने ऑफ कोर्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो आपके सामने है। इसके अलावा अगर आप बात करें यूएस जो फ्रेंड्स जो जो आप बात कर लें चाइनीज़ युआन की, जापानीज़ युआन की, येन की, या आप सीएचएफ की बात कर लें, स्विस फ्रैंक की या कैनेडियन डॉलर की, और इसी तरह से मैक्सिकन डॉलर की, तो आप देखें उनमें एक नेगेटिविटी कंटिन्यू है। सो वो ही चीज़ रिस्क ऑन करेंसीज जो हैं वो उनमें चेंजेस आपके सामने है। और इंडियन रुपीज़ ने बेहतर परफॉर्म किया इस वीक में। इसके अलावा आप बात करें ब्राज़ीलियन की, या ऑफ कोर्स यूएस रबल जो था वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मंथ ऑन मंथ स्टिल पॉजिटिव है। इस वीक में कुछ ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं आए। तो ये एक ओवरऑल सी फॉरेक्स मार्केट की सिचुएशन है। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, ऑल दो यूरो और ब्रिटिश पाउंड ने भी इस वीक में गेन किया है। अदर देन दैट बाकी करेंसीज की एक ऑलमोस्ट नेगेटिव परफॉर्मेंस रही है स्टिल यूएस डॉलर के अगेंस्ट। नेक्स्ट जो है जनाब, हम देख लेते हैं जनाब कमोडिटी मार्केट्स को। कमोडिटी मार्केट्स में जैसा कि आप देख सकते हैं एनर्जी के अंदर जो है वो हमने आपको बताया था कि रेंज बाउंड सिचुएशन रहने के चांसेस ज़्यादा है। डॉलर जो क्रूड ऑयल है वो 85 से लेके हमारा ये ख्याल है 95-97 की रेंज में कुछ मंथ चलेगा, जब तक ओपेक और ओपेक प्लस की न्यू मीटिंग्स नहीं होती। और वो अपने ट्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीकली पॉजिटिव है। अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो 3.19% और ब्रेंट ने 3.0% गेन किया, विच इज़ गुड। प्राइसेस अगेन जो है वो बाउंस बैक हुई, लेकिन ये 12 एक रेंज बाउंड में। अगर आप मंथली और जब इसको वीकली मिला के देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अंडर $100 ये फ्लक्चुएट कर रही हैं। नेचुरल गैस ने हाउएवर वीकली बहुत ज़बरदस्त गेन किया है। अगेन देखें प्राइसेस अप गई हैं, मंथली 33% गेन है। तो प्रॉबली जो लोग ट्रेड करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके पास कमोडिटीज़ में जो ट्रेड स्पेशली आप अगर आप कर रहे हैं तो आपको फोकस नेचुरल गैस में होना चाहिए, कोल में होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑयल। लोग ऑयल को फोकस करते हैं। इसी तरह से मेटल्स में जो है वो लोग गोल्ड के ऊपर फोकस रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सिल्वर और लिथियम जो है वो शायद ज़्यादा फोकस में रहनी चाहिए। ये ऐसी मेटल्स हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, इन टर्म्स इंडस्ट्रियल पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, और उस वजह से जो है यहाँ पे फ्लक्चुएशन और ज़्यादा आपको मिल सकता है। हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं इस वक्त। बात करें नेचुरल गैस की, देखें आपने 8.69% ऑलमोस्ट 8.7% गेन किया। मंथली भी पॉजिटिव है, आखिरी दिन थोड़ा सा उसमें ब्रेक आया है। गैसोलीन की बात करें वहाँ पे भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आती है, और वो रशियन सप्लाई और जो सारी सिचुएशन चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको इसको देखना होगा। हीटिंग ऑयल में डिफरेंट सिचुएशन है। कोल के अंदर बात करें, देखें कोल ने फिर से जो है वो पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। 400 से नीचे गया था, आपको याद होगा, लेकिन दोबारा से अगर आप देखें जो पहले जो था ये 400% इंक्रीज़ किया था 21 से लेके ऑलमोस्ट 22 जून तक, और उसके बाद जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ करने के बाद यानी $100 से नीचे से उठ के ये $400 पे आया था, फिर $400 से थोड़ा सा नीचे गया था, और अब दोबारा से $400 प्लस पे जा रहा है, और एक मोमेंटम शो कर रहा है जो वीक ऑन वीक पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहा है। दो मंथली नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव आप देख सकते हैं कंटिन्यू है। गोल्ड में देखें, गोल्ड में स्टेबिलिटी फाइनली आना शुरू हुई है। वीकली 1% गेन किया है, लेकिन वो रेंज बाउंड है 176 की रेंज में गया था, और वहाँ से दोबारा से इसने बाउंस शुरू किया। ड्रॉप हुआ था 18 ऑलमोस्ट 60 से। सो जो $100 का ब्रेक था उसके दरमियान में अब मिड में आ गया है। सिल्वर में आप देखें पॉजिटिविटी कंटिन्यू है, एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू है मंथली, वीकली या लास्ट डे भी। कॉपर में लास्ट डे थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, लेकिन अगर आप देखें वीकली और मंथली पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू है। स्टील में पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू है अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम्स। आयरन ओर में बात करें, यहाँ पे पॉजिटिविटी कुछ देखने में आई है काफ़ी अरसे के बाद। हम मंथली और वीकली ये पॉजिटिव देख रहे हैं। अगर आप ईयरली देखें तो यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू है। लिथियम में जो है वो आप देखें ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 382%, ये एक्चुअली 400% से ज़्यादा का है। अगर आप बात करें थोड़ा पीछे जाके, ये पिछले महीने से कुछ इसमें स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है। लिथियम इंडस्ट्रियल मैटर इस कंटेक्स्ट में कि ये बैटरीज में यूज़ होती है, और बैटरीज जो हैं आपको पता है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें ब्रॉडली कंजम्पशन है। सो इस कंजम्पशन को कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज होगी आगे आने वाले कुछ दिनों में। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको इसको देखना होगा कि ये प्राइसेस आगे कहाँ जाती हैं। लिहाजा गुड फॉर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली।
नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे जनाब मज़ीद कमोडिटीज़ की, और इसमें कमोडिटीज़ को हम जो देखने वाले हैं वो जो एडिबल कमोडिटीज़ कह लें या एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को आप देख लें। इस यहाँ पे भी आपको ओवरऑल वीकली जो है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने में आएगा, और जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नंबर में आई है, लेकिन हम इसको ज़्यादा उस वक्त फोकस में नहीं रखते। हमारे मेजर फोकस जो है वो एडिबल्स होते हैं, जिसमें वीट है 3% इस वीक में 3.73% गेन किया। ये देखें आप, दोबारा से प्राइसेस जो 740-50 की रेंज में गई थी, दोबारा से पॉजिटिव होना शुरू हो गई हैं। अगेन 800 प्लस के ऊपर आ गया। और अगर तो रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन ऐसी ही चलती रही और जो सप्लाई का एग्रीमेंट हुआ था टर्की की मदद से, अगर वो ऐसे ही अगर वो फुलफिल नहीं होता, तो फिर हम इसको 1000 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे सोयाबीन की प्राइसेस आप देखें कंटिन्यूसली पॉजिटिव मोमेंटम में है। पाम ऑयल की प्राइसेस आपको पता है एक वीक में क्रैश हुई थी, मलेशिया जो इंडोनेशिया में थी, और फिर इंडोनेशिया की तरफ से अभी कुछ टैक्सेस नेक्स्ट मंथ में लग रहे हैं। तो लेकिन अगर आप मोमेंटम की बात करें, पॉजिटिव मोमेंटम में ये वो वजह थी, अगर आपको बात याद होगा तो यूनिटी को जो डायरेक्टली इन्फेक्ट कर रही थी वो पाम ऑयल के प्राइसेस को बेसिस के ऊपर इसकी हमने कॉल वापस ली थी। एक वीक में क्रैश हुई थी, लेकिन वो 1-2 दिन के बाद देखें आप, मोमेंटम ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू है। इसके अलावा जो जहाँ पे नोटिस करने वाली जो होती है वो कोकोआ की प्राइसेस हैं, या कॉटन की प्राइसेस भी आप देखें हमारे लिए पॉजिटिव मूवमेंट में है। लेकिन हमारे ख्याल में पाकिस्तान से जो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट होता है उसकी बजाय फिनिश प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होनी चाहिए। ये हमारी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए, यानी पाकिस्तान के लिए ये बेहतर रहेगा। दूसरी तरफ बात करते हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स की। सबसे पहले हम देख सकते हैं यूएस स्टॉक्स को। यूएस स्टॉक्स में आप देखें, जो हमने बताया आपको, जो पॉजिटिव न्यूज़ आई उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। ओवरऑल मंथली तो खैर बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा, वीक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, आखिरी दिन भी अच्छी परफॉर्मेंस रही। ओवरऑल स्टॉक्स की बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और इंडेक्सेस ने जो एक बुलिश मूवमेंट है वो देखने में आया है इस एक महीने के अंदर। आप देखें प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी अप गई हैं। स्टॉक्स की डिटेल में स्टॉक्स को देखना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम हम यहाँ पे देख सकते हैं। यूरोपियन मार्केट्स में भी आप देखें सेम सिचुएशन है, पॉजिटिव मोमेंटम है मंथली, वीकली, लास्ट डे, वेरी ओवरऑल एक बुलिश, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। एशियन मार्केट्स में आप देखें और मिडिल ईस्ट मार्केट्स में आप अगर आप देखें तो मिक्स सिचुएशन है। लेकिन वीकली अगर आप बात करें, बांग्लादेश की स्टॉक मार्केट को अगर आप निकाल दें, तो बाकी सब जगहों पे आपको एक बुलिश और पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। मंथली जो है वो आल्दो चाइनीज़ मार्केट आप देखें स्टिल अंडर प्रेशर नज़र आ रही हैं। ओवरऑल सारी चाइनीज़ मार्केट्स नेगेटिव हैं। सो बाकी अगर आप बात करें, इवन सऊदी अरेबियन जो मार्केट है, तासी जो है, वहाँ पे भी आपको देख सकते हैं एक पॉजिटिव मोमेंटम है और पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, विच इज़ गुड थिंग फॉर द मार्केट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी क्रिप्टो को। क्रिप्टो में आप देखें कि बड़ी अच्छी सिचुएशन चल रही है इस वक्त। आप देखें वही मोमेंटम जो स्टॉक्स में नज़र आया, वही मोमेंटम जो आपको डिफरेंट और जगहों पे नज़र आया पॉजिटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि ईयरली तो नेगेटिविटी कंटिन्यूस है, लेकिन अगर हम मंथली देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इथीरियम ने आउट परफॉर्म किया है। जरा हमारा आपसे प्रोमिस था कि हम आपको बताएंगे कि लेवल्स के ऊपर आपने क्या करना है। आपको याद होगा 22,000 की हमारी एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है, और हमें ये लग रहा है कि अगर, क्योंकि ये पॉजिटिव मोमेंटम अगर स्टॉक मार्केट में आया है और उसका इम्पैक्ट इधर भी उसी कपलिंग की सूरत में सामने आ रहा है, तो हमारा ये ख्याल है कि ये 28,000 नेक्स्ट स्टॉप होना चाहिए, 28 के तक जाना चाहिए बिफोर एनी करेक्शन या बिफोर एनी फर्दर क्रैश, क्योंकि हम इसको लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं देख रहे। जो अभी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स की बात अगर हम करें अगले 6 महीने की या 4 महीने की, तो उसके अंदर ये 28K से 30K के दरमियान में इसको टच करना चाहिए। ये वो जगह है जहाँ पे हमारा ख्याल में सेफली आप हमें अपने प्रॉफिट बुक करके फिर जो है वो हमें अगले की ट्रेड लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इस वक्त इथेरियम में पोजीशंस ली हुई हैं, और ये पोजीशंस हम वेट कर रहे हैं, इस वक्त 2000 के ऊपर है। हमारा ये ख्याल है कि ये जो है 2800 की रेंज में जाएगा जनाब। 2800 की, क्योंकि इसके मतलब काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ है। बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करेगा, बिटकॉइन जो है वो शायद 28K की रेंज में जाए। और माजरत, ये जो सारा आपको सिनेरियो नज़र आ रहा है,
इसके हिसाब से आपने अपनी बाकी जितनी भी कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनकी पोजीशंस को लेना है और इसी के हिसाब से आपने अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी को डेवलप करना है। लेवल्स आपके सामने हमने लिख दिए हैं, बिटकॉइन 28K से लेके 20-30K 30K के दरमियान में प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए और उस तक नज़र जाता हुआ भी नज़र आ रहा है। इथेरियम हमें 2800 के करीब टच करता हुआ नज़र आ रहा है इन द शॉर्ट टर्म। देखते हैं कैसे प्ले करता है और अभी तक इथेरियम ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 60% रिटर्न्स हैं इस एक महीने की। अगर हम लास्ट 1 मंथ की बात करें, इवन वीकली अगर आप देखें तो इसमें ऑलमोस्ट 17% रिटर्न्स हैं, सो वेरी गुड परफॉर्मिंग। इसके अलावा सोलुना ने अच्छा परफॉर्म किया है। सोलुना जो था वो आपको पता है कि एक उनकी हैकिंग का जो न्यूज़ आई थी, जो वॉलेट्स की हैकिंग की, उसके बाद उसमें डंप आया था, लेकिन वो चंद दिनों के बाद से उसने फिर से दोबारा से जो रिकवरी है वो थोड़ी सी स्टार्ट की है। 30 गया था और वहाँ से दोबारा से इसने मूवमेंट स्टार्ट की है। नाइस, गुड टू सी। क्रिप्टो मार्केट हरा हरा नज़र आ रहा है हर तरफ, लेकिन इसके साथ दिल नहीं लगाना। आपने अपने प्रॉफिट रियलाइजेशन के जो लेवल्स हैं उसको ज़रूर मार्क करना है, प्रॉफिट को ज़रूर रियलाइज़ करना है। ये हमारी स्ट्रेटजी है, ये हमारी ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रेटजी है। ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी प्रॉफिट रियलाइजेशन की है, याद रखिएगा। जो प्रॉफिट आप रियलाइज़ नहीं करते वो प्रॉफिट्स नहीं होते। इसके अलावा जो है वो ये तो बाकी सारी बातें हो गई, क्रिप्टो हो गई। आपने सारा जो मार्केट्स हैं वो रिव्यू भी कर लिया, एनालिसिस भी कर लिया और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और फीडबैक भी नहीं दी तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कोई कमेंट्स हों किसी भी तरह की तो ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।